नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी। सीएम के निर्देशों के बाद पर्यटन विभाग जुटा काम में। मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद लिया निर्णय। कांवड़ यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, विपक्ष की टिप्पणियां हास्यास्पद, बार बार धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक चश्मे से देखना दुर्भाग्यपूर्ण। लोहाघाट में सरकारी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। आक्रोशित डॉक्टर्स ने किया 4 घंटे ओपीडी का कार्य बहिष्कार। दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीजों को नहीं मिल पाया इलाज। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया नकली दवाइयों की गैंग का खुलासा। आपूर्ति करने वाले मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा और पंजाब में छापेमारी कर दिया कार्रवाई को अंजाम। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड सरकार धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांश ने सचिव पर्यटन को आदेश जारी करके धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। ये कदम हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई को हुई घटना के बाद उठाया गया। सीएम ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि बताते हुए जल्द ही कार्य योजना तैयार करने को कहा है। चूंकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है। चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार मास्टर प्लान बनाने तो जा रही है, लेकिन इस मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है जिससे आम जनता को राहत महसूस होगी? शैलेंद्र। प्रियंका, आपको बता दें कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर प्रति वर्ष अगर कहा जाए तो 4 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, जो केवल सावन मास में आते हैं। इसके बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या 4 धाम यात्रा की बात की जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 से 6 करोड़ लोग आते हैं। इतने स्थान है। इन सबों को लेकर के भीड़ को कहीं कहीं नियंत्रित करना काफी समय की ये मांग है। जैसे जो पिछले दिनों जो मानसा घटना घटी थी, वो घटना ही घटी थी कि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और अचानक एक अफवाह फैलता है जिसके कारण अफरा तफरी मचती है और उसमें समय ही 8 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाने की अपनी योजना बनाई है ताकि यहाँ पर जो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हर जगह भीड़ होती है, तो भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि आम लोगों का दर्शन भी हो सके और लोगों को किसी प्रकार की जनहानि न हो या कोई सुविधा न हो। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि एक मास्टर प्लान बनाया जाए जो उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड में सभी मंदिरों में जहाँ वो दर्शन करना चाहते हैं आराम से दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके। ठीक है
शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मास्टर प्लान में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है जिससे श्रद्धालुओं को राहत महसूस होगी, क्योंकि अभी जो हमने देखा कि चार धाम यात्रा चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिक्कतें सामने आई थी, और अब मनसा देवी हादसा जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोग घायल भी हुए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ये प्रयासरत रहती है, लेकिन मास्टर प्लान में क्या क्या शामिल किया गया है शैलेंद्र? प्रियंका, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, भीड़ को किस तरह से मंदिर तक पहुंचाया जाए और किस तरह से उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। तो इस तरह की व्यवस्था मास्टर प्लान में की जा रही है कि कहाँ से श्रद्धालु की एंट्री होगी, अगर फिर कहाँ से उनको बाहर निकाला जाएगा, कहाँ भी कैपेसिटी देखी जाएगी कि तीर्थ स्थल का कितना कैपेसिटी है, तो कहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको ब्रेक लगाया जाए, अगर बहुत संख्या बढ़ गई है श्रद्धालुओं की तो कहाँ पर उनको रोका जाए, जिससे चार धाम यात्रा में पूरे जो उत्तराखंड में जो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो नीम करौली बाबा हो, मनसा देवी हो, चाहे और भी बहुत सारे चार धाम से हो, तो हर जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक मास्टर प्लान में जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वहां से उनको किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए, उनको आने और जाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि किसी प्रकार की निगरानी न हो। क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन एक बहुत लाइफ लाइन है, पर्यटन से भी धार्मिक ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। भीड़ नियंत्रण और सुविधाओं पर सरकार का फोकस है, इसलिए धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की बात सरकार ने कही है। धर्मांतरण कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार के कदमों की सराहना करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शहदाब शम्स ने कहा कि लालच या दबाव में धर्म बदलवाने वालों पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों से पूरा समाज आहत होता है। धामी सरकार इस दिशा में कठोर कार्रवाई कर रही। शहदाब शम्स ने कहा कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है और समाज हित के कानूनों का विरोध करता है। यूसीसी कानून भी समाज को दिशा देने वाला एक कदम है। किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं, वो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानिए। प्रदेश में मासूम बच्चों और खासकर हिंदू बेटियों को फर्जी पहचान और धार्मिक भेष में गुमराह करके धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झांगुर बाबा जैसे लोग वर्षों से देश में धार्मिक आस्था के नाम पर बच्चों और युवाओं को बहकाने का काम कर रहे। हाल ही में सामने आए एक मामले में बाबा का वेश धारण करके योजनाबद्ध तरीके से कई लड़कियों को निशाना बनाया गया, जहां फर्जी नाम और पहचान के माध्यम से उन्हें अपने धर्म से भटकाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया। कमलेश रमन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रही बल्कि मासूमों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने धर्मांतरण कानून को और अधिक कठोर बनाने की पहल की है। देखिए, जिस तरीके से बार बार बाबा वेश धारण करके हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं और अभी हाल ही में जो
एक मामला आया झांगुर बाबा का, जिसने हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चों का धर्मांतरण करने का काम किया, खासकर हमारी लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने कालनेमी जैसी उन योजनाओं को चलाने का काम किया, कालनेमी जैसे उस कानून को लाने का काम किया, जिसमें बाबा का रूप धारण करके या भगवा रूप धारण करके लोग गुमराह करते हैं और हमारी बच्चियों को गलत तरीके से राह पर ले जाने का काम करते हैं। और कुछ तत्व इस तरह के जो लोग हैं जो धर्मांतरण चेंज करने के लिए अपना नाम भी गलत तरीके से हमारी हिंदू बेटियों के सामने रखने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को सही राह पर लाने के लिए, जो लोग वर्षों तक अभी तक हमारे देश के अंदर धर्मांतरण के नाम पर लोगों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ में ठगी करने का काम कर रहे थे और उनको गुमराह करने का काम कर रहे थे, इस पर जाकर के कहीं ना कहीं अब ये रोक लगेगी और धर्मांतरण हमारा सख्त कानून है। कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म और संस्कृति पर हमला करती रही। कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक, लेकिन कांग्रेस उसे राजनीतिक चश्मे से देख रही। कहा कि कांवड़ियों की यात्रा नियमों के तहत होती है और प्रशासन पूरी सुरक्षा देता है। कांग्रेस के बयान सिर्फ भावनाएं आहत करने और कांग्रेस की छवि धूमिल करने वाले हैं। कांवड़ में आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने भी गलत काम किए हैं, जिन लोगों ने भी गलत काम करने का प्रयास किया है, पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, जो देखा भी गया है। और जो अन्य जिस प्रकार से डाक कांवड़ होती है और कांवड़ होती है, तो सामान्य कांवड़ यात्रा के बाद डाक कांवड़ यात्रा प्रारंभ की जाती है। उसमें तमाम जो लोग हैं वो डाक कांवड़ लेके आते हैं। सभी प्रकार की कांवड़ इस प्रकार से नियम कायदे कानून में रहे, इस पर प्रशासन समय समय पर ध्यान देता है और प्रशासन इस पर कार्रवाइयाँ भी करता है। मैंने भी देखा है कि जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें इस बार हुई हैं, ये पहले भी हुई हैं, तो पुलिस ने और प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये गिरोह दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ब्रांडेड कंपनियों की हूबहू नकली दवाएं भेज रहा था। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड नवीन बंसल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के मेडिकल स्टोर के जरिए दवाएं बाजार में उतारी जाती थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली दवाएं, पैकिंग मशीनें, लेबल्स और कंप्यूटर कोड बरामद हुए। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि इस कार्रवाई को एसटीएफ की एक बड़ी सफलता माना जाए। से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय के आदेश से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स, और चूंकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया है। अब एम्बुलेंस भी बरामद नहीं की गई है, प्रोसेस में हम अभी इसको अरेस्ट किया है और इसके मेडिकल स्टोर्स पे भी कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो इससे जुड़े जो एसोसिएट्स हैं, कुछ लोग नाम और आए हैं, नाम प्रकाश में आए हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी के विरोध में चिकित्सकों और स्टाफ ने बुधवार को ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। करीब 4 घंटे तक अस्पताल में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाद में आरोपियों के माफी मांगने के बाद चिकित्सक काम पर लौट आए। सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि सभी से माफी मांगी गई और वीडियो भी हटवा दिया गया है। हाँ, सुबह मुझे यहाँ पे डॉक्टर से फ़ोन आया था कि ऐसे सोशल मीडिया पर एक वायरल चला है, उसमें काफ़ी कुछ गलत कहा गया अस्पताल के बारे में, यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में, यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में गलत कहा गया। हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमें पता है क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। तो मैं तुरंत ही आ गया था, एसडीएम मैडम से बात की, मैं आ गया था यहाँ पर, देखा तो यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। पता लगा सभी लोग थाने गए हुए हैं और अपनी कंप्लेंट यहाँ भी दे के गए। तो देन उसके बाद वेट किया, हमने बात की तो वहाँ पता लगा कि लोग शायद
मान गया, वो अपनी माफ़ी मांग रहा है करके, तो हमने भी रिक्वेस्ट की भाई आइए जल्दी जल्दी काम करिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भी देख रहा था कि आज भीड़ है यहाँ पर। तो ये लोग आ गए वापस। मैंने इनको यहाँ हिदायत दी है कि आप लोग अपने अप्रेन में रहिए, नेम प्लेट के साथ रहिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। आज मेरे द्वारा हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ पाया गया कि जितने भी मरीज आए हुए हैं बाहर से, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है और सीएमएस खुद लगी हुई है अकेले ही। और जिस प्रकार से आपके द्वारा मेरे संज्ञान में संज्ञान में लाया गया कि एक अभद्र व्यवहार किया गया सोशल मीडिया में, ये घोर निंदनीय है। और जो भी समस्याएं हैं मिल बैठ करके उस समस्याओं का समाधान निकलता है। और मैं समस्त डॉक्टरों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यहाँ आकर के हमारे मरीजों की सेवा कर रहे हैं और आपके साथ हम बार बार कहते हैं कि जो भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे संज्ञान में लाइए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कुछ एक व्यक्ति मतलब द्वारा शराब की नशे में कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ, सारे स्टाफों के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां दिया गया है और जिसको कि यूट्यूब में डाल के वायरल भी किया जा रहा है। उसके खिलाफ डॉक्टर्स थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए हैं। इसकी वजह से अभी फ़िलहाल जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सारी कार्य शुरू होगा। अभी हम इमरजेंसी और पोस्टमार्टम जो सेवाएं वो तो चल ही रहा है। मैंने उनसे पूछा जो पर्चा काटते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आ रहे हैं, बैठो। जब डॉक्टर लोग आए तो बोला हम नहीं करेंगे, हम तब से बैठे हुए हैं। मतलब बोला किसी ने कुछ अभद्रता की है हमारे साथ, तो जब तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा आपने एफआईआर की है, बोला उसके बारे में बात करेंगे। अब पता नहीं एफआईआर की नहीं की। अब खाली हड़ताल में जाना तो अच्छी बात नहीं ना। आप एफआईआर करिए, उसमें अगर प्रशासन काम नहीं करता तो उसके बाद हड़ताल करनी चाहिए ना। तो लोगों को अरे कई दिक्कत रही, पेशेंट नहीं देख रहे तो है मेरी ये तो मतलब सारे मरीज सब दूर के तो होंगे, ये दिक्कत तो हो ही रही। रुड़की तहसील में एसडीएम कार्यालय पर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इकट्ठा हुई हैं, जिन्होंने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम रुड़की देवेंद्र सिंह नीगी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का ये आरोप है कि निर्वाचन कार्यालय रुड़की में तैनात इंतजार मलिक नाम का एक ऑपरेटर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा इंतजार मलिक पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया गया था। आरोप है कि अपनी गंदी मानसिकता के कारण ही इंतजार मलिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बार बार कार्यालय में बुलाता रहता है। आरोप ये भी है कि इंतजार मलिक के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगाने में भी रिश्वत की मांग की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने तुरंत ही इंतजार मलिक को हटाने और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ पर अपनी समस्या लेके आए हैं आज, क्योंकि हमारी सब जो बीएलओ बहनें हैं जो निर्वाचन का कार्य करती हैं, वो सब जो इंतजार मलिक है यहाँ पर निर्वाचन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर है वो, और वो हमें जो भी ड्यूटी वगैरह आती है उन्हीं के थ्रू आती है। तो उनके बारे में हमें थोड़ी सी उनसे हमें परेशानी है, क्योंकि वो जब भी बिना टाइम देके कभी भी हमें बुला लेते हैं महिलाओं को, और ना हमारा कोई टाइम है बुलाने का और ना ही हमारी समस्याएं सुनते हैं। मंगलौर से आए हम तहसील में एसडीएम सर को विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमें शिकायत है कंप्यूटर ऑपरेटर से जो कि निर्वाचन का कार्य करते हैं और महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह का बदतमीजी करते हैं, बिना किसी समय देखे ही बुला लेते हैं? अभी शिकायत मिली है। जी सर, ये तो है ही कि बिना समय के बुला लेते हैं। देखिए महिलाएं, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें ना शाम का पता ना सुबह का पता। दूसरे उनका अपना काम होता है, किसी भी समय बुला लेते हैं, और अगर हमारा काम होता है तो हमारे तरफ देखते भी नहीं है बिल्कुल। देहरादून में नगर निगम प्रशासन शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें आम जनता की शिकायतें दर्ज होंगी। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, इसके अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे कूड़ा वाहन है, या फिर हमारे जो लॉरी टैंकर्स हैं, या हमारे जितने भी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, हमारे जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है, साथ ही साथ हमारा शीशमबाड़ा जो प्लांट है, इन सब की जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो पब्लिक के सुझाव है वो सब इसमें जो है इंटीग्रेट किए जाएंगे, और रियल टाइम जो बेस पे कहाँ पर इस शिकायत को किस तरीके से निस्तारित किया जाना है संबंधित को, उसको जो है रियल टाइम बेसिस पे ही सूचना जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि न केवल मॉनिटरिंग ठीक से हो पाएगी बल्कि जो कार्य हमारे उसकी भी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। लोहाघाट के बाड़ीगाड में
मकान पर काम कर रहे पेंटर नफीज आलम को बिजली की लाइन ने चपेट में ले लिया। घायल को पहले लोहाघाट अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर चंपावत रेफर किया गया था। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने ऊर्जा निगम को जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी कि यदि लाइन नहीं हटाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। अभियंता ललित बिष्ट ने जल्द कवर्ड केबल लगाने की बात कही है कि पूरी लापरवाही है और बार बार इनसे कहने के बावजूद भी लोहाघाट नगर में इनके द्वारा काम किया गया है और काम जितना भी हुआ है बड़ा घटिया गुणवत्ता का हुआ है। नगर पालिका द्वारा जगह जगह पोल लगाए गए थे लोगों की सेफ्टी के लिए, वो पोल भी इन्हें निकाल दिए गए हैं और कुछ मकानों में खुले तार हैं, जो हाई टेंशन लाइन है इनकी वो खुले तार हैं और इनसे बार बार लिखित में दिया गया है इनको और कहा गया, साफ कहा गया है कि अगर कल के दिन कोई जनानी हो धनानी होती है तो उसमें से जिम्मेदारी आपकी रहेगी करके। यहाँ करंट लगा, छत में गए थे पेंट करने रेलिंग का, तो वहाँ मतलब तार नंगा था, इतना मोटा तार था, ऐसे मतलब लंबा था, तो ऐसे इनमें सटा था, एक बैग ऐसे गिर गया था। कितनी बहुत चोट लगा है। हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद ने मंगलवार रात खौफनाक रूप ले लिया। स्कूल में एक स्टूडेंट की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहासुनी हुई, जो कि हत्या में बदल गई। आरोपी अमित शर्मा ने अपने पड़ोसी अजय माहेश्वरी की गला दबाकर हत्या की। अमित को शक था कि ये टिप्पणी अजय की बेटी ने फैलाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। झगड़े का कारण दिन में बच्चों को, जो जिनके दोनों के बच्चे मृतक और जो अभियुक्त हैं दोनों के बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, किसी बात को लेके उनमें आपस में कुछ इश्यू रहा, तो घर आके परिजनों को जब रात को झगड़ा हुआ, एक बार झगड़े में जो लोकल लोग हैं उन्होंने बीच बचाव करके मामला शांत किया था। पुनः फिर उनमें गाली गलौज हुई, तो अमित शर्मा और उनकी फैमिली के एक दो लोग आकर के अजय माहेश्वरी के घर के पास आते हैं, उनमें फिर मारपीट होती है और मारपीट के दौरान ही जो आरोप लगे हैं कि गला घोट के उनकी हत्या कर दी, ये इंसिडेंट घटित हो गया। अभी जो मेन अभियुक्त है वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ जारी है कि क्या एग्जैक्ट घटनाक्रम था। घटनाक्रम के आधार पर आगे जिसकी जो भूमिका उसके हम आगे कार्रवाई करेंगे। लोहाघाट में देर रात मूसलाधार बारिश के बीच टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुनेठा पेट्रोल पंप पर 2 देवदार के भारी भरकम पेड़ गिर गए। घटना रात करीब 2 बजे की है। पेड़ों के गिरने से पेट्रोल पंप की छत और केबिन को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तेज आवाज से पंप के कर्मचारी दहशत में आ गए। स्वामी लक्ष्मण बिष्ट को भारी नुकसान हुआ है। रामनगर की आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज की प्रबंध कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट गणेश कुमार गगन की निगरानी में बुधवार को नामांकन पत्रों का वितरण हुआ है। गुरुवार को नामांकन दाखिल होंगे और उसी दिन जांच और नाम वापसी भी की जाएगी। प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव में 117 मतदाता हिस्सा लेंगे। आज नामांकन पत्र वितरण किए गए, जिसमें 8 पदों पर 14 नामांकन पत्र बिक्री हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर 2, उपाध्यक्ष पद पर 2, सह उपाध्यक्ष पद पर 1, महाप्रबंधक पद पर 1, सह प्रबंधक पद पर 1 और मंत्री पद पर 2, संयुक्त मंत्री पद पर 2 और कोषाध्यक्ष पद पर 3। इस तरह 14 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई और कल 31 जुलाई 2025 को नामांकन दाखिल होंगे, जांच होगी, उसके बाद नाम वापसी भी होंगे और 3 अगस्त को इसमें मतपत्र पड़ेंगे। आज आदर्श रामलीला समिति का चुनाव होना है, तो जिसके लिए आज नामांकन पत्र जो है लोगों ने लिए हैं, जिसमें 8 पदों पर चुनाव है हमारे यहाँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक, उप प्रबंधक और सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों पर चुनाव होना है। नामांकन किस दिन और किस दिन चुनाव होना है? और आज तो जैसे उसका है, कल नामांकन भरे जाएंगे और कल ही वापसी का भी है और 3 तारीख को चुनाव होना है।
उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है। आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार राज्य के 4 जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। बाकी 9 जिलों में बारिश की तीव्र से अति तीव्र दौर जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिलों जिनमें 1 गढ़वाल मंडल और 3 कुमाऊं मंडल में भारी बारिश होगी। गढ़वाल मंडल के देहरादून जिले में भारी बारिश का अनुमान है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही राज्य के कई बाकी जो 9 जिले हैं वहीं कहीं कहीं गर्जन और बिजली चमकने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलने की संभावना जताई गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, उत्तराखंड में हालात अभी और कितने खराब होने वाले हैं? क्योंकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, फिर उसके बाद में जो उत्तराखंड को धार्मिक स्थल माना जाता है, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, लेकिन अभी भी ये मौसम है कि आम जनता को परेशान किए जा रहा है। पंत जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पर्वतीय भूभाग है और पर्वतीय भूभाग में जब मानसून का सीजन आता है तो लगातार भारी से भारी बारिश होने की संभावना बनी रहती है और यही संभावना हकीकत में बदल जाती है। जब लगातार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होने के चलते कई दुश्वारियां भी सामने आती है। लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं गड्ढे, नाले, नदियां उफान पर आ जाती है, खतरे के निशान को पार कर जाती है, कहीं बादल फटने की खबरें आती हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के रोजमर्रा के हालात होते हैं मानसून के सीजन में। लेकिन जब यही हालात नियंत्रित में नहीं हो पाते हैं तो वो आपदा की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इसीलिए राज्य सरकार पहले से ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर अलर्ट जारी करती है, जिला आपदा कंट्रोल रूम से समन्वय स्थापित करती है। और जो टूरिस्ट उत्तराखंड में है, जो आध्यात्मिक यात्रा उत्तराखंड में कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा चल रही थी, 4 धाम यात्रा लगातार चल रही है, लोग घूमने के लिए मसूरी, कौसानी, बागेश्वर, नैनीताल पहुंचते हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों से भी ये गुजारिश की जाती है कि जब आप मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर ही अपना डेस्टिनेशन तय करें, क्योंकि अगर 24 घंटे की हम बात करेंगे तो 24 घंटे का अलर्ट उत्तराखंड मौसम केंद्र देहरादून ने किया है, जिसमें देहरादून गढ़वाल जोन से है, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये 3 जिले कुमाऊं मंडल से जहाँ भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा जो 9 जिले हैं वहां पर भी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के साथ साथ बिजली चमकना, बिजली कड़कना, यानी आंशिक रूप से तीव्र गति की बारिश होना, ये एक संभावना जताई है मौसम केंद्र ने, जिसको लेकर के स्थानीय लोग भी लगातार परेशान होते हैं। जो टूरिस्ट हैं वो परेशान होते हैं। सरकारी मशीनरी लगातार राहत और बचाव के कार्यों में लगती है। आपने देखा होगा जब कोई लैंडस्लाइड होती है या बोल्डर आता है या कभी भूस्खलन होता है तो घंटों तक ट्रैफिक बाधित हो जाता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, रोजमर्रा के काम नहीं चल पाते हैं। इसको लेकर के अलर्ट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पर्वतीय भूभाग है, जोन नंबर 4 और 5 में आता है, तो ऐसे में जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है जमीनें दरकनी शुरू हो जाती हैं, सड़कें बहनी शुरू हो जाती है, धंसनी शुरू हो जाती है, तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।